दोस्तों आप सबको पता ही है कि हम एनसीईआरटी सीरीज़ को स्टार्ट किए हैं और एनसीईआरटी सीरीज़ में हम ज्योग्राफी को लेकर चल रहे थे। तो इस बुक का ये लास्ट चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है? हमारा देश भारत। इस चैप्टर को भारत के हर वो नागरिक को पढ़ना चाहिए जिसको अपने भारत के बारे में जानकारी बहुत कम है। ओके, यानी भारत के भौगोलिक स्थिति के बारे में अगर किसी को कम जानकारी है तो उसको इस चैप्टर के थोड़ा सा तो जानकारी होना ही चाहिए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली टाइम विज़िट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताने का कष्ट कीजिएगा कि कैसा इस वीडियो को दर्शकगण फीडबैक दे रहे हैं। ओके, तो हवा जो कि बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, आप सबको प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा होगा मुझे पता है, इसीलिए मैं थोड़ा सा शांत माहौल की ओर जाने का प्रयास कर रहा हूँ। 1 मिनट, चलिए अब कैसा है आवाज़? ओके, तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। भारत बहुत ही बड़ा भौगोलिक विस्तार वाला देश है। ये आप सबको पता ही है कि हमारा जो भारत है 7वां सबसे बड़ा देश है ना, या 8वां है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो मैं आपको कमेंट करने के लिए बोल रहा हूँ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा ताकि आपको भी ये याद हो सके। सबसे बड़ा देश कौन सा है? सबसे बड़ा देश कौन सा है ये आपको पता होना चाहिए, वो है रूस। इसी प्रकार 7 नंबर पर जो देश आता है ना वो हमारा भारत है। यानी भारत की भौगोलिक स्थिति बहुत ही बड़ा है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है। उत्तर में ये हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है। आप सबने गीत तो सुना होगा ना, कश्मीर टू कन्याकुमारी, और नीचे मतलब कन्याकुमारी तक तमिलनाडु, पश्चिम में ये अरब सागर एवं पूर्व में ये बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। ये लहराते हैं का मतलब क्या? पानी का लहर जो मारता है ना भाई, वही हुआ लहराते हैं। ओके, तो प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप क्या होता है आप सब भी सोच रहे होंगे। प्रायद्वीप शब्द यहाँ पर यूज़ हुआ। प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है? तो प्रायद्वीप स्थल का वह भाग है जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। प्रायद्वीप समझ गए? प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है? प्रायद्वीप का मतलब वह भाग या वह स्थल जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। भारत भी तो 3 तरफ से घिरा हुआ है। कैसे? आइए दिखाते हैं। ये रहा हमारा गुजरात, ये आगे तमिलनाडु, ये चल गए फिर से कहाँ पर बताइए जल्दी, कहाँ चल गए? पश्चिम बंगाल। अब देखिए इधर इधर और इधर 3 तरफ से। ओके, 3 तरफ से पानी से घिरा था कि नहीं? 3 तरफ से पानी से ये घिरा हुआ था। तो भारत एक क्या प्रायद्वीप है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार कितना किलोमीटर तक है? 3200 किलोमीटर तक है। कितना? 3200 किलोमीटर तक है। तथा पूर्व में जो अरुणाचल प्रदेश है और पश्चिम में जो गुजरात का कच्छ है, यहाँ तक का विस्तार हमें 2900 किलोमीटर तक देखने को मिलता है। 3200 हो गया लंबा, 3200 हो गया इस तरह, और 2900 हो गया इस तरह। तो कौन वाला ज़्यादा लंबा खींचा हुआ है जल्दी बताइए तो? कश्मीर टू कन्याकुमारी कि अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ? ऊंचे ऊंचे जो पर्वत है भारतीय जो महामरुस्थलीय है, 1 मिनट सॉरी, उत्तरी मैदान और असमान पठारी सतह, स्थलीय भाग एवं द्वीप समूह। जो द्वीप समूह है ना भारत का, द्वीप समूह भारत का कौन कौन सा है ये बताइए तो? भारत का द्वीप समूह एक है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि पूरी तरह से द्वीपों में ही बसा हुआ है। द्वीप है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर द्वीप है। ओके, कोई बात नहीं, कष्ट तो मनुष्य का एक अटूट भाग है, वो कभी छूट नहीं सकता है। लेकिन अगर आपका प्रयास हमारे इस वीडियो के प्रति रहा तो हम जल्द ही आपके लिए कुछ बेहतर करने का प्रयास करेंगे। वैसे मैं अभी फील्ड में आकर वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। हम कहाँ पर थे भूल गए। कभी धूप
कभी पानी, कभी हवा। यार प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है सही में। डिजिटल बोर्ड होता ना तो बहुत ही मज़ा आता आपसे समझाने का। हम 3 बजे घर से निकला हूँ, अभी 4:30 बज रहा है। तो अभी जो कि वीडियो आपको मैं बना कर दे रहा हूँ, ज़रूर आप एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और ब्लॉगिंग चैनल से अगर जुड़ना है तो जुड़ जाइएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन पर उसका लिंक होगा। ओके, मज़ा आएगा। तो हम कहाँ पर थे? ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थलीय उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नताओं को दर्शाते हैं। यहाँ पर हमें इस प्रकार का विभिन्न प्रकार के स्थलाकृति देखने को मिलता है। भारत में कहीं आपको पठार देखने को मिलता है, जैसे छोटानागपुर का पठार हो गया। कहीं आपको मैदान देखने को मिलता है, गंगा का मैदान। कहीं आपको पर्वत देखने को मिलता है, जैसे कि हिमालय पर्वत श्रृंखला। कहीं आपको मरुस्थल, थार मरुस्थल, सहारा मरुस्थल। थार मरुस्थल सहारा नहीं है, सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है। और तटीय भाग जैसे कि हो गया गोवा। इस प्रकार का हमें यहाँ पर विभिन्न प्रकार के स्थल रूप देखने को मिलता है। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषाएं, संस्कृति में भी हमें बहुत ज़्यादा विभिन्नता देखने को मिलता है ना। आप अपनी लोकल भाषा का यूज़ करते हैं ना घर में बोलने के लिए, बताने का कष्ट कीजिएगा तो आप अपने घर में कौन सा भाषा का यूज़ करते हैं। मैं तो अपने यहाँ खोट्ठा का यूज़ करता हूँ, और शहर यानी जब मार्केट तरफ जाता हूँ ना तो मेरे मुंह से खोट्ठा ही निकलता है। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ हिंदी मीडियम से, ताकि आप सबको समझ में आए। ओके, खोट्ठा में अगर मैं बोलूँगा तो आप सबको उतना समझ में नहीं आएगा। चलिए एक खोट्ठा का शब्द आपके सामने लेकर आता हूँ। ओके, तो कैसन है भाई साहब। तो इस प्रकार का हमारे यहाँ पर खोट्ठा चलता है। कैसन है, कैसा है को कैसन है बोलते हैं। इन विभिन्नताओं में भी हमें एकता देखने को मिलता है, जो हमारे परंपराओं को दिखाती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हुए हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। ये बुक बहुत पहले पब्लिश हो चुका था, जिस कारण से पता नहीं था कि हमारा जो देश है ये विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश होगा, और वर्तमान में भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। ओके, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा थोड़ा। स्थिति का मतलब क्या है कि आप जहाज़ का अगर पायलट होते ना तो आपको इसी प्रकार का दिशा निर्देश दिया जाता कि आपको उत्तर में 30 डिग्री जाना है, पूरब में 30 डिग्री 7 मिनट तक जाना है। तो इस प्रकार का दिशा निर्देश दिया जाता है, तब जाकर वो सही स्थिति पे पहुंचता है। और इसके लिए अक्षांश और देशांतर को खींचा गया है, जो कि एक काल्पनिक रेखा है। तो स्थिति का ये जानते हैं कि भारत कौन से कर्क रेखा पर कितने डिग्री अक्षांश और देशांतर में लाइज करता है, यानी आता है। उतना इंग्लिश शब्द का हम यूज़ नहीं करते दोस्तों। हम चाहते हैं कि आपको जैसे समझ में आ चुके, आया जाए, समझ आए। ओके, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर आप कल वाला वीडियो देखे होंगे ना तो आपको पता चल गया होगा कि ये उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण गोलार्ध, पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध क्या होता है। थोड़ा सा भाषा पता नहीं क्या हो गया। तो उत्तरी गोलार्ध का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। तो ये हमारा गोल्ब रहा, इसके बीच में जब आप एक काल्पनिक रेखा खींचेंगे तो ये 2 भागों में बट गया। इधर वाला को हम कहेंगे पूर्वी गोलार्ध, इधर को कहेंगे पश्चिमी गोलार्ध। ओके, सेम अगर हम ओरेगो गोल मोल लेंगे और इसके बीच में ऐसा खींचेंगे तो ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत भी कुछ यहीं पर स्थिति रखता है। तो आप बता सकते हैं अब आसानी से कि भारत जो है वो उत्तर और पूर्वी देशांतर पर स्थित है, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध पर। किताब में सिर्फ उत्तरी दिया था ना, देखिए ये उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध दोनों पर स्थित है ना। इधर पूर्वी गोलार्ध हो गया, इधर पश्चिमी गोलार्ध हो गया, और यहाँ पर जो देश है वो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध पर स्थित है। चलिए इसको हम जूम को हटा देते हैं। और हम कहाँ पर थे, कर्क रेखा,
ओहो भाई, कहाँ पर थे ना, समझ में नहीं। अच्छा, हम ज़्यादा दूर नहीं गए थे। कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत से होकर गुजरता है, ये आप सबको पता ही। और भारत के बीचों बीच से होकर गुजरता है और हमारे राज्य से होकर गुजरता है। हम कहाँ से? झारखंड से। झारखंड से होकर इतना दूर तक सफ़र तय करना आम बात नहीं है। कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी में इस देश की स्थिति है और दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार हमें देखने को मिलता है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के बीच में ये पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं पश्चिम से लेकर पूर्व तक का विस्तार, यानी ये था कन्याकुमारी टू कश्मीर, कन्याकुमारी टू कश्मीर। और ये हम देख रहे हैं गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। तो गुजरात का ये है पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के बीच ये स्थित है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांट दे तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी, ये आप इजीली बता देंगे। ओके, बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों में स्थानीय समय में बहुत अंतर हमें देखने को मिलता है। आप क्या ये बोल रहा है जी कि यहाँ से यहाँ तक हमें 29 डिग्री का अंतर देखने को मिल रहा है ना, जिस कारण से सूर्योदय जो है अरुणाचल प्रदेश में जल्दी हो जाता है, गुजरात में लेट से होता है। बस वही कह रहा है। इतना हौच पौच वाला शब्द यूज़ करना शोभा नहीं देता है ना। सीधा साधा बताओ ना कि अरुणाचल प्रदेश में ज़्यादा जल्दी सूर्य उदय हो जाता है और यहाँ पर कहाँ गुजरात में लेट से होता है। इस तरह की दूरी पर स्थिति दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग घंटे का होगा, 1 घंटा का है बोल रहा है। जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय 4 मिनट का अंतर होता है कि ओके क्या हो गया भाई, यहाँ से यहाँ अगर ये है 10 डिग्री, ये है 11 डिग्री, तो 10 डिग्री से 11 डिग्री में 4 मिनट का अंतर है। 10 से 11 के बीच 4 मिनट का अंतर है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व में जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पर सूर्योदय यानी सनराइज जो कि सुबह सुबह मस्त लगता है लगभग 2 घंटे पहले होता है। तो अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले ही हमें सूर्योदय देखने को मिलता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 42.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है यह स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना गया है, ताकि यहीं से समय को हम सेट कर सकें। तो भारत का मानक समय कौन वाला है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ओके, यह याम्योत्तर को भारत का मानक याम्योत्तर भी कहा जाता है। और ये कहाँ से होकर पार हुआ है? मिर्ज़ापुर, यहाँ से। ओके, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन सा है बताइए, आप बताइएगा ज़रा। चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। बहुत ऐसे बच्चे हैं ना, अगर आप हमारे परमानेंट मेंबर हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है। बहुत ऐसे बच्चा है जो कि अपने देश के पड़ोसी देशों के नाम नहीं पता है। भाई आसानी से देखो ना कि कौन कौन सा देश हमारे बाउंड्री को टच कर रहा है, वही हमारा पड़ोसी देश है। आपके घर का पड़ोसी कौन है जो आपका ज़मीन से बाउंड्री टच करता है ना? ये मान लीजिए कि आपका घर है, ये बगल वाला घर है, ये आपका घर है और ये बगल वाला घर है, तो ये आपका पड़ोसी हुआ क्योंकि दोनों का बॉर्डर शेयर हो रहा है, दोनों का जो ज़मीन है वो एक दूसरे में टच हो रहा है, तो ये हम उसको पड़ोसी कहेंगे। तो देखिए, एक म्यांमार हो गया, एक चीन हो गया, एक बांग्लादेश हो गया, एक पाकिस्तान हो गया और थोड़ा सा अफ़गानिस्तान भी है, एक नेपाल और एक भूटान। कई गो हुआ? गिनो तो रे भाई, चलो गिनते हैं। एक ओहो भाई कहाँ चल गया, 1 मिनट, हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 ही तो है, 7 ही है। लेकिन अगर आपको पूछ लिया जाए कि जल बाउंड्री भी टच होने वाला देश
जल का भी बाउंड्री टच हो रहा है। जल का बाउंड्री टच हो रहा है तो कौन कौन सा है? एक श्रीलंका है और एक मालदीव है ना। गुड गुड, बढ़िया, समझो। ये कुछ भारत के राज्य हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा जूम हो गया है। डिजिटल बोर्ड समझने का कोशिश कीजिए, डिजिटल बोर्ड कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आपको कुछ करना नहीं है, डिजिटल बोर्ड हम भाई मंगा लेंगे। कहाँ से? यूएस के पैसा से, यूट्यूब के पैसा से। आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है, वीडियो को पूरा देखना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, 2-3 गो फ्रेंड के साथ शेयर करना है, बस इसी में मेरा डिजिटल बोर्ड आ जाएगा। और क्या? इसमें से कौन से देश हैं जिसकी सीमा समुद्र से नहीं जुड़ी हुई है? कितना लॉलीपॉप प्रश्न है। कौन कौन से देश है जिसकी सीमा समुद्र से टच नहीं है? बताओ तो बाबा। तो एक नेपाल है, एक भूटान है, एक चीन है और एक अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान है जी? नहीं, अफ़गानिस्तान नहीं है। अफ़गानिस्तान की बाउंड्री टच होता है कहाँ? पानी से, बस। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका और मालदीव हमारे पड़ोसी देश हैं। आहा, गजब। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पड़ोसी देश है लेकिन उसकी सीमा हमारे साथ टच नहीं होता, लेकिन पानी वाला सीमा जरूर टच होता है। समझ गया? पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। याद रखने वाला पॉइंट है क्या इसको? कौन सा ऐसा जल संधि है जो भारत को श्रीलंका से अलग करती है? पाक जल संधि। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कि पाक जल संधि समझकर पाकिस्तान और भारत को अलग करने वाला जल संधि समझ लेगा। तो पाक का मतलब ये पाकिस्तान नहीं हुआ, पाक का मतलब ये श्रीलंका समझो। श्रीलंका और भारत को अलग करने वाला जल संधि पाक जल संधि। क्या? पाक जल संधि। आगे है राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। देश एक विशाल देश है। कौन सा देश? भारत देश एक विशाल देश है ना। पहले आपको बता चुके हैं कि 32% भूभाग भारत का है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित किया गया है। 1 मिनट। यहाँ पर आपको कुछ नदियों के नाम देखने को मिलेगा जो कि अभी मैं आपको नहीं पढ़ाऊँगा। ये जो समय आएगा, कौन सा समय? उस चैप्टर का, नदी वाला, तब आपको समझाएंगे। तो हमने क्या जाना कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में इसको बांटा गया है। और यहाँ की राजधानी दिल्ली है, नई दिल्ली है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषा के आधार पर हुआ है। थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिएगा कि 8 केंद्र शासित प्रदेश है कि 9 केंद्र शासित, 28 राज्य है कि 29 राज्य है। इसको थोड़ा आप गूगल कीजिएगा। मैं अगर बता दूँ तो आप अभी दिमाग में घुसाइएगा, कुछ देर बाद निकल जाएगा, लेकिन अगर आप गूगल कीजिएगा ना तो आपके दिमाग पर वो हमेशा के लिए बना रहेगा। चलिए आप जानते हैं थोड़ा जड़ोड़ निक्षेप के बारे में। जड़ोड़ कहाँ पर लिखा हुआ है वो तो बताओ, प्रॉब्लम हो रहा है ना। जड़ोड़ निक्षेप, ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होते हैं तथा नदी बेसिन में इसको निक्षेपित कर दिया जाता है। यानी नदी जो बहा कर लाता है ना अपना गंदा मल और बालू के जो अवसाद, उसको जब वो बहा कर लाता है और जब उसको बेसिन में यानी नदी के एकदम मुहाने पर जाकर छोड़ देता है ना, तो उसी को हम कहते हैं क्या? जड़ोड़ निक्षेप। देखते हैं आप लोग का रिएक्ट कैसा रहता है। अगर आप लोग समझ में आ रहा होगा ये प्रॉब्लम मेरा, मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है। कारण एक ही है, डिजिटल बोर्ड। भौतिकी विभाजन। भारत में पाए जाने वाली भौतिकी विभिन्न प्राकृतिक की हमें प्रकार के देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर हमने पहले ही जाना कि भारत में पठार है, पहाड़ है, मरुस्थल है, मैदान है और कुछ तटवर्ती इलाका भी है। तो यह उसका भौतिकी विभाजन हो गया। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी कार्य करता है। हिम प्लस आलय का मतलब क्या होता है बताओ तो? हिम प्लस आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। आलय विद्यालय, विद्या का आलय यानी विद्या देने वाला घर। सोच आलय, सोच करने वाला घर। ओके, पुस्तकालय, पुस्तक रखने वाला घर। उसी प्रकार हिम आलय यानी बर्फ का घर।
हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रेणी में बांटा जाता है। एक होता है बृहद हिमालय, एक होता है मध्य हिमालय और एक होता है शिवालिक हिमालय। हिमालय को 3 भागों में बांटा जाता है। इसका 3 श्रेणी है। कौन कौन सा है? एक है बृहद हिमालय जहाँ पर माउंट एवरेस्ट है, एक होता है मध्य हिमालय और एक है शिवालिक हिमालय। तो जो बृहद हिमालय है इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर मौजूद है। मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है, यानी बृहद हिमालय पहले आता है, उसके बाद मध्य हिमालय आता है, उसके बाद आता है शिवालिक हिमालय। ओके, बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी यहाँ पर स्थित है। जो कि आप घूमने जाते हैं ना, हिमालय, उत्तराखंड, नैनीताल, वो मध्य हिमालय पर स्थित है। 5 पहाड़ी स्थानों का नाम आपको बताना है। कहाँ कहाँ आप घूमने जाते हैं? जम्मू कश्मीर वाला इलाका, पहाड़ी इलाका में। शिवालिक हिमालय सबसे दक्षिण में, सबसे नीचे स्थित है। ओ भाई क्या हो रहा है? आगे है कि हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। हिमालय के बाद क्या स्टार्ट होता है? मैदान। ये मैदान समतल एवं सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बने हैं। नदियों के ये मैदान जो है कृषि के लिए बहुत उपजाऊ होता है। अच्छा, कृषि के लिए क्यों उपजाऊ है? क्योंकि हमने जलोढ़ निक्षेप के बारे में पढ़ा, जो कि बहुत ही महीन होता है। नदी के द्वारा बहा कर लाए गए मिट्टी, महीन महीन मिट्टी जब आकर इन इलाकों में पड़ता है तो उसका मिट्टी बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ हो जाता है। और मिट्टी का उपजाऊ का होने का मतलब है कि कृषि में वो उपयोग करेगा। नदी के ये मैदान कृषि के लिए बहुत उपजाऊ होता है, ये समझ लिया। यही कारण है कि इन मैदानों में अधिक जनसंख्या देखने को मिलती है। जहाँ पर खान पान का सुविधा मौजूद है वहीं पर तो लोग रहेगा। अब आप कहेंगे कि हमको अंटार्कटिका में जाकर रहना है। अंटार्कटिका में कौन रहेगा? खाने के लिए कुछ है नहीं तो अंटार्कटिका में जाकर रहेगा कौन? कोई रहेगा? कोई नहीं रहेगा। अगर कोई घूमने भी जाता है तो अपने साथ खाने का सामान लेकर जाता है। तो पहले खाना जरूरी है, उसके बाद कुछ। ओके, प्राचीन काल में मनुष्यों ने कपड़ा को तो बाद में आविष्कार किया, पहले आविष्कार किया खाए क्या? पता है ना, आखेट, खाद्य संग्राहक। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमें इसी में देखने को मिलता है, उत्तर प्रदेश, बिहार। क्यों? क्योंकि वहाँ पर गंगा नदी है। गंगा नदी है जिस कारण से मिट्टी उपजाऊ बन गया है। और मिट्टी उपजाऊ तो कृषि में बहुत ज़्यादा उत्पादन, ज़्यादा जनसंख्या। खाओ। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। गुजरात और राजस्थान वाला इलाका बात बोल रहा है यार, पश्चिमी भाग। यह शुष्क, गर्म एवं रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। रेगिस्तान में गर्मी इतना है कि पेड़ पौधा बच ही नहीं सकता है। उत्तरी मैदान के दक्षिण में महाद्वीप पठार स्थित है। इसकी आकृति हमें त्रिभुजकार देखने को मिलता है। हमारा जो प्रादीप है ना, ये त्रिभुजकार है, जिस कारण से यहाँ पर 3 ओर से पानी पहुँचता है। भाई हवा अगर आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो माफ़ कीजिएगा, क्या करे, प्रॉब्लम है मेरा भी। घर में बहुत ज़्यादा शोरगुल होता है, बाहर में हवा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इस सब का सॉल्यूशन एक ही है, आप जितना जल्दी हो सके दोस्तों हमारे इस चैनल को मोनेटाइज करा दीजिए। सबसे पहले हम डिजिटल बोर्ड खरीद देंगे आपके लिए, 1 पैसा हम खाएंगे नहीं। सही बात है, मेरा खाने का उद्देश्य नहीं है। नहीं तो और भी तो ज़्यादा सब्सक्राइबर वाला चैनल है ना, वहाँ पर जाकर पढ़िए। वहाँ पर पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा हाई लेवल का है। मतलब ऐसे से शब्द यूज़ करता है ना, लोकल बच्चों का तो दिमाग से वो आइबे नहीं करेगा, यानी उसका दिमाग में घुसबे नहीं करेगा। पता नहीं आप समझ पा रहे होंगे कि नहीं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि हम लोग को समझ में नहीं आता। हम लोग गांव देहात के लड़के हैं, सरल शब्द ही हमें समझ में आता है। तो ये चैप्टर कितना है भाई पता नहीं। तो प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है? वह स्थल जो कि पानी से घिरा हुआ है। कितने तरफ से? 3 तरफ से। एक स्थल पर हमें देखने को मिलता है क्या? ज़मीन। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है, काफ़ी उबड़ खाबड़ है। इसी कारण से तो रेल मार्ग यहाँ पर नहीं बिछाया गया है। उतना रेल मार्ग वहीं बिछाया जाता है जहाँ पर ज़मीन
प्लेन हो। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। ये सब तो हमने कर लिया। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखला एवं घाटी स्थित है। इसके दक्षिणी पश्चिमी में हमें अरावली पर्वत देखने को मिलता है, जो विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ओके। विंध्याचल एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखला है। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा एवं तापी नदी बहती है। यानी विंध्याचल एवं सतपुड़ा के बीच से होकर क्या निकलती है? नर्मदा एवं तापी नदी। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ है। पश्चिम की मतलब अरब सागर में गिरने वाली नदी को हम पश्चिम क्यों, यानी अरब सागर हमारा पश्चिम में है, वो समझो ना। पश्चिम में हमारा अरब सागर है और नर्मदा और तापी जो नदी है ये पश्चिम की ओर बहती है। वहीं गंगा, दामोदर, गोदावरी, कृष्णा, महानदी ये बंगाल की खाड़ी पर जाकर पानी छोड़ता है। पानी को तो कहीं ना कहीं छोड़ता है ना। नदी जा रहा है, पानी कहाँ जा रहा है? कहीं एक जगह जा रहा होगा। तो वो जो पानी जाता है वो जाता है या तो हिंद महासागर में, या अरब सागर में, या फिर बंगाल की खाड़ी में। तो नर्मदा और तापी नदी अपना पानी कहाँ पर छोड़ता है? अरब सागर में छोड़ती है। और अरब सागर पश्चिम की ओर बहता है, पश्चिम की ओर है, सॉरी, जो अरब सागर में गिरती है। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट को हम क्या कहते हैं? अलग नाम है पश्चिमी घाट को। भाई देखो, अलग अलग नाम दे दिया जाता है अलग अलग लोगों के द्वारा। सिहाद्री, जैसे सिहाद्री कहते हैं, पश्चिमी घाट को सिहाद्री कहते हैं। आपका नाम मान लीजिए रमेश है, लेकिन आपके गांव में आपको फुचकू कहता होगा कहता है ना। तो ऐसा लोकल में होता है कि नाम अपने अनुसार सेट कर देता है ताकि उसको समझने में आसानी हो और थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। तो पश्चिमी घाट को हम सिहाद्री के नाम से जानते हैं। सिहाद्री के नाम से जानते हैं। पश्चिमी घाट मतलब समझ रहे हैं कि नहीं? भाई गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक का ये जो क्षेत्र है, ये तटवर्ती इलाका, इसको पश्चिमी घाट कहते हैं। घाट मतलब वो नहाने वाला, जहाँ पर आप जाते हैं ना तालाब में नहाने के लिए, घाट मतलब जहाँ पर पानी का किनारा, पानी टच हो रहा है ज़मीन से, आप घाट में ही जाकर नहाते ना। सही बोलिएगा, एकदम लोकल लेवल का समझाएंगे। वो लोकल खट्टा हिंदी, मतलब एकदम ज़मीन लेवल का घाट। उस घाट में नहाने का सुविधा नहीं है क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत ज़्यादा झाड़ी उग गया ना। ओके, चलिए आगे 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 क्या है कि पूर्व में पश्चिमी घाट में देखने को, सॉरी, पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट। और पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप से है, यानी वहाँ पर हमें कोई कटा फिटा नहीं देखने को मिलता है। जबकि पूर्वी घाट में हमें बीच बीच में टूटा हुआ देखने को मिलता है, यानी ये असमान है। इन पठारों में खनिज जैसे कोयला, लोहा हमें प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है। इधर ही तो है झारखंड, पूर्वी घाट की ओर, जहाँ पर कोयला मिल रहा है, लोहा मिल रहा है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्वी में जो तटीय मैदान है स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी सकेरे हैं तथा जो पूर्वी तटीय मैदान है ये अपेक्षाकृत थोड़ा क्या है? चौड़े हैं। चौड़े हैं का मतलब समझा रहा हूँ। देखिए, आप जब तालाब जाते हैं नहाने के लिए, तो तालाब का कोई ऐसा किनारा होता है, ये मान लीजिए तालाब है, तो कोई ऐसा किनारा है जहाँ पर आप लाफ दीजिएगा और धक से पानी नीचे, मतलब पैर नीचे, यानी बहुत ज़्यादा गहरा है। तो जो पश्चिमी घाट है ना, वो बहुत ही ज़्यादा गहरा है, बहुत ही ज़्यादा गहरा। वहीं जो हमारा पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट इधर गुजरात नहीं, और वो भाई समझो ना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इधर वाला जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर हमें छिछला पानी देखने को मिलता है। यानी पानी उतना गहरा नहीं है। अब गहरा क्यों नहीं है, इसके पीछे भी कारण है। इस सीरीज़ को तो मैं छोड़ूंगा नहीं भाई, चाहे कुछ भी हो। टीचर ना बहुत ही खतरनाक मैं बनना चाहता हूँ। मैं मतलब टीचर नहीं, एक स्टूडेंट ही हूँ, लेकिन मैं समझाने में भरपूर हूँ। मैं बहुत ही खतरनाक तरीक़े से समझा दूँगा कि पूर्वी घाट जो है ना, ये छिछला या गहरा, गहरा इसलिए है क्योंकि वहाँ पर नदी का पानी गिर ही नहीं रहा है।
तो जब नदी का पानी वहाँ पर गिरेगा नहीं तो वहाँ पर क्या, वहाँ पर अवसाद जाकर जमा ही नहीं होगा, और अवसाद अगर जमा नहीं होगा तो वो गहरा होगा। वहीं अगर हम पूर्वी घाट की बात करें तो सभी नदी पूर्व की ओर जाकर बहती है और वहीं पर जाकर अपना अवसाद को गिरा देती है, तो जिस कारण से वहाँ पर गहरा है ही नहीं। ओके, पानी उतना गहरा नहीं है पूर्वी तरफ। वहीं पूर्वी ओर बहने वाली कई नदियां हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदी। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। बंगाल की खाड़ी में गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर हमें सुंदरबन डेल्टा देखने को मिलता है। सुंदरबन डेल्टा, ये तो एक कुछ है, इसको नहीं करेंगे। भारत में 2 हमें द्वीप समूह देखने को मिलता है। पता है कौन कौन सा द्वीप समूह? एक है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, एक है लक्षद्वीप। पता है ना भाई? लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। अरब सागर का मतलब इधर पश्चिम की ओर, और निकोबार द्वीप समूह पूर्व की ओर स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर पर स्थित है, और ये परवाल भित्ति, ज्योग्राफी में आप समझेंगे, मस्त समझाएंगे आप, बस हमारे साथ जुड़े रहिए। ओके, समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी आप बताइए। जो हमारा लक्षद्वीप है ना, वो परवाल भित्ति से बना हुआ है। परवाल भित्ति जानते हैं क्या होता है? नहीं जानते हैं? आप तालाब गए होंगे नहाने के लिए कभी, और ज़मीन के अंदर, पानी की ज़मीन के अंदर कुछ आपको शैवाल देखने को मिलता है। शैवाल समझिए वही है परवाल भित्ति। तो लक्षद्वीप जो है परवाल भित्ति से बना हुआ है। वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिणी एवं पूर्वी दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? भाई मत पूछो, इतना ज़्यादा सुनामी ने कहर ढाया था कि अभी भी याद है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इतना ज़्यादा सुनामी आया था ना, मत पूछिए उसके बारे में। समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत कीजिए और जानकारी प्राप्त कीजिए कि जब सुनामी है भारतीय तट से टकराती है तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया। ओके, सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। समझे कि सुनामी कैसा आता है? आप आज जाइए तालाब नहाने के लिए और एक बड़ा सा पत्थर पानी में दीजिए मारकर, देखिएगा पानी का जो लहर है ना बहुत स्पीड हो जाएगा और तालाब के चारों ओर जाकर टकराएगा। ठीक उसी प्रकार जब पृथ्वी में महासागर के अंदर भूकंप आता है तो उसका पानी जो है ना लहर के माध्यम से भारत के तटों पर जाकर टकराता है, और तटवर्ती इलाका जितना भी है जैसे गुजरात, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ नहीं, बीचों बीच पागल काहे बन रहा है, ओके, उड़ीसा, इन क्षेत्रों पर बहुत ज़्यादा सुनामी का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये ख़त्म हो जाता है और अभ्यास प्रश्न जो कि बचा हुआ है, आइए अभ्यास प्रश्न को करते हैं आपके सामने। भाई हम किसी भी बुक को यहाँ पर नहीं लिया हूँ, PDF से मैं जस्ट अभी पढ़ा और अभ्यास को बस अभी मैं बताने वाला हूँ। काफ़ी सरल शब्दों में मैं आपको बताऊँगा, आप नोट बना लीजिएगा, अपना नोट्स कर लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा। नोट्स ये सब शब्द क्या जो है मतलब कॉपी में लिख लीजिएगा ताकि आपको याद रहे हमेशा। भारत को कितने भौगोलिक भागों में विभाजित किया जा सकता है? बताओ तो भारत को कितने भौगोलिक भागों, यार पठार हो गया, मैदान हो गया, मरुस्थल हो गया, पर्वत हो गया और तटवर्ती इलाका हो गया, इसमें विभाजित कर सकते हैं। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी हुई है। 7 देश है ना, कौन कौन सा है स्थलीय सीमा? एक हो गया पाकिस्तान, उसको नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। पड़ोसी ज़्यादा लोगों को मतलब अपने पड़ोसी ज़्यादा मारपीट होता है ना। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। और कोई है बताइएगा। कौन सी नदी जो है, कौन सी 2 प्रमुख नदी अरब सागर में गिरती है? नर्मदा और तापी, नहीं भूलना है, भूलना नहीं है। और जिस कारण से अरब सागर बहुत ज़्यादा गहरा है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाए गए डेल्टा का नाम, भाई अगर आप
इस प्रश्न को नहीं कर पाए हैं तो आप खाक पढ़ाई कर रहे हैं। तो क्या है सुंदरबन डेल्टा। भारत में कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश है, ये आपको गूगल करके बताना है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं है, अब वो अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अगला प्रश्न है, उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या क्यों निवास करती है? खाने पीने का स्थिति वहाँ पर बढ़िया है, जिस कारण से लोग खाते हैं पीते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, जनसंख्या में वृद्धि होता है। साथ ही लोग प्रवासन करके विस्थापित होकर वहाँ पर आते हैं, खाने पीने का भरपूर संसाधन वहाँ पर मौजूद होता है, खेती बाड़ी का काम ज़्यादा होता है। और उत्तरी मैदान में गंगा की सहायक नदी और गंगा जो नदी है उसके द्वारा अवसाद लाया जाता है, जो कि मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, खेती बाड़ी मस्त होता है। अगला है, लक्षद्वीप को परवाल द्वीप क्यों कहा जाता है? तो लक्षद्वीप को परवाल द्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि लक्षद्वीप परवालों से बनकर निर्मित हुआ है। चलिए अब ऑब्जेक्टिव में आ चुके हैं। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? शिवालिक। शिवालिक। सह्याद्री को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो सह्याद्री को पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को और एक बार देखिएगा, बहुत विस्तार से हम आपको समझाए हैं। पाक जल संधि किन दो देशों के बीच स्थित है? पाकिस्तान टिक नहीं कीजिएगा, गलत हो जाएगा। पाक देखकर पाकिस्तान नहीं करना है, पाक देखकर श्रीलंका टिक करना है, भारत और श्रीलंका। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं? जो अरब सागर में है, लक्षद्वीप और मालदीव। लेकिन भारतीय द्वीप समूह बोला, मालदीव भारत का नहीं है, मालदीव एक अलग देश है। मालदीव एक अलग देश है, लेकिन जो लक्षद्वीप है ये केंद्र शासित प्रदेश है और भारत का हिस्सा है, और ये अरब सागर में स्थित है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत। अरावली पर्वत। ओके, और अरावली पर्वत पश्चिम की ओर है कि पूर्व की ओर है, ये कमेंट करके बताइएगा। जो मैं आपको कमेंट करने के लिए बोल रहा हूँ ना, कमेंट जरूर आप कीजिएगा। खाली स्थान चलिए भरिए। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32% लगभग हम बोल रहे हैं। पूरी याद आपको भी नहीं करना है, वो ऑप्शन देखकर आप टिक मार लेंगे। 32 याद है मतलब याद है। महान हिमालय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? महान हिमालय, ये यहाँ पर आप देखिए ना, महान हिमालय को किस नाम से जाना जाता था? हिमाचल के नाम से, नहीं, या हिमाद्री, सॉरी हिमाद्री के नाम से। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में। और अंत में है, भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला अक्षांश क्या? कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरता है और ये हमारे झारखंड से भी होकर गुजरता है। अन्य कौन कौन से राज्य है वो आप कमेंट में बताइएगा। चलिए दोस्तों, 28 मिनट तक कंटिन्यू में आपके सामने ये वीडियो को लेकर आया हूँ। ओके, किसी भी स्थिति में मैं रुका नहीं, हवा चला, पानी गिरा, धूप दिया, सब हो चुका है इस 38 मिनट में, लेकिन वीडियो को मैं कंटिन्यू रखा हूँ। इसी कष्ट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और प्यारा सा कमेंट ज़रूर हमारे लिए कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मेरा दोस्त इसको जान ले तो उसके लिए अच्छा होगा, मेरा दोस्त मतलब आपका दोस्त, तो उसके साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिए, क्योंकि उसको भी हक है पढ़ने का और आप उसके दोस्त हैं, तो आप ज़रूर इस काम को कर सकते हैं। चलिए, मुलाकात होगी एक अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए और सिलेक्शन लेते रहिए।